वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर 3 के पार्ट 2 की। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पार्ट 1, जिसमें हमने इसके डायमेंशन पढ़े थे और बिजनेस एनवायरनमेंट होते क्या है ये पढ़ा था हमने, उसके फीचर्स पढ़े थे। आज बात करते हैं हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया कि बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो इंडिया का कैसा है। तो कह रहा है इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर बात करते हैं तो किस तरीके से है। तो इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज मेनली एग्रीकल्चर एंड रूरल इन कैरेक्टर। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस के समय जो हमारा इंडिया था वो एक बेसिकली एग्रीकल्चर पे बेस्ड था और रूरल कैरेक्टर का था, यानी कि गांव था, शहर वहाँ पर नहीं थे इतने उस समय। फिर बात करें 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। 70% लोग जो काम करते थे एग्रीकल्चर पे काम करते थे, यानी खेती बाड़ी करते थे। इसके बाद बात करें 85% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन विलेजेस। 85% लोग, कम से कम 85% लोग गाँव में रहते थे। इसके बाद करते हैं प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट यूजिंग इरेशनल लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी। जो प्रोडक्शन होता था उसमें सबसे ज़्यादा लो टेक्निक इस्तेमाल होती थी। उस समय कोई हाई टेक्निक नहीं चलती थी, तो वहाँ जो प्रोडक्शन होता था वो कैसा होता था, लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाता था। फिर बात करें कम्युनिकेबल डिसीज़ वर वाइड स्प्रेड, मोर्टेलिटी रेट हाई। कम्युनिकेबल डिसीज़ की बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम थी, यानी एक दूसरे से बात करने में, रॉ मटेरियल लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो ये सब चीज़ें जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो जाहिर सी बात है जो रेट होंगे मोर्टेलिटी के वो हाई होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये भी क्रिएट होती थी कि मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर हाई हो जाते थे। फिर से रिपीट करते हैं, इकनॉमी की क्या कंडीशन थी उस समय इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे ज़्यादा जो मेनली डिपेंड थे एग्रीकल्चर और रूरल कैरेक्टर में थे। 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। 70% लोग एग्रीकल्चर पे काम करते थे, यानी खेती पे काम करते थे। 85% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन विलेजेस। 85% लोग गांव में रहते थे या रहते अभी भी मोस्टली स्पेंड करते हैं वो यहाँ पे अपनी लाइफ, लेकिन पहले 85% लोग गांव में रहते थे। प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट यूजिंग इरेशनल लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन जो होता था वहाँ पे कैसा यूजिंग होती थी टेक्नोलॉजी, इरेशनल लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। आज के टाइम में मॉडर्न टेक्निक है तो यहाँ पर एडवांस टेक्निक यूज़ होती है, पहले वहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा यूज़ होता था। फिर बात करते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ वर वाइड स्प्रेड, मोर्टेलिटी रेट हाई। कम्युनिकेबल डिसीज़ होने की वजह से मोर्टेलिटी रेट जो होते थे वो क्या होते थे, यहाँ पर हाई होते थे। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मीन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बिज़नेस है हमारा वो हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, लिबरलाइज कर देते हैं। यानी जगह जगह हमने उसको, जैसे जस्ट लाइक का पानी होता है ना, हम पानी को एक जगह पे फेंकते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन चूज़ करता है। वो ये नहीं देखता है कि मुझे फेंका है तो मैं बिल्कुल सीधा जाऊँगा, या कुछ पानी की लेयर बन जाती हैं और वो अलग अलग लेयर में बह जाता है। सपोज़ जैसे ये वाटर है, वाटर को हमने ऐसे फेंका तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही वाटर आएगा। वाटर कभी इधर भी चला जाता है, कभी इधर बह जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो इस तरीके से वाटर की एक लेयर बन जाती है। तो लिबरलाइजेशन में भी ये होता है कि बिज़नेस को इतना ज़्यादा ये लोग एक्सपेंड कर देते हैं इंटरनली कि यहाँ पर बिज़नेस धीरे 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 अपनी फॉर्म में आ जाता है और हर जगह पर उसकी एक ब्रांचेस बन जाती हैं। या कह सकते हैं कि जैसे एक कंपनी होती है, अपनी कंपनी खोलती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, कंपनी को लिबरलाइज कर देती है, यानी कि उसमें अच्छी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और बिज़नेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। इसका बाद आता है प्राइवेटाइजेशन की। अगर परचेसिंग रेट की बात करें तो प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पर पब्लिकेशन किया जाता है और सारे जो रेट होते हैं यहाँ पर बेसिकली हाई होते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अंदर हर चीज़ महंगी से महंगी इस्तेमाल की जाती है। और ये भी देखा जाता है कि जो ओवरऑल कंट्रोल होता है वो भी प्राइवेट के हाथ में होता है।
और सबसे ज़्यादा इंडिया में प्राइवेटाइजेशन ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली क्या चाहती है, यहाँ पर प्रॉफिट चाहती है। वो क्या करती है, प्राइवेट के हाथ में कंपनी देती है, कहते हैं आप वर्क कीजिए और हमें इतना महीने में हमें इतना बेनिफिट्स दिलाना है विद टैक्स। तो यहाँ पर इस तरीके से कंपनीज़ को ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर है लास्ट ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो बिजनेस ऑन्ड एंड एक्सपेंड होल ओवर बिजनेस, यानी कि बिज़नेस को इतना ज़्यादा कंट्री में इधर उधर बढ़ा दिया जाता है, काम करते हैं लेकिन इसको एक्सपेंड बहुत कर देते हैं, ग्लोबलाइज कर देते हैं। सपोज़ जैसे यहाँ पर कोई भी एक ब्रांच है लाइक डीटीएच सर्विस, कोरियर सर्विस है, तो इसे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको एक्सपेंड कर दिया इन लोगों ने, यानी ग्लोबलाइज कर दिया है कि ईजिली तरीके से आप किसी भी कंट्री में अपने सामान को भेज सकते हैं। इस तरीके से बिज़नेस को क्या कर दिया इन लोगों ने, ग्लोबलाइज कर दिया, यानी कि उसका ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वो होल ओवर इंडिया से भी बाहर कंट्री में उस पर काम होने लग गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्या इम्पैक्ट पड़ा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंजेस करने का बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर? तो पहला पॉइंट है इसमें, क्या फ़र्क पड़ा है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया है। इंक्रीजिंग कंपटीशन, गवर्नमेंट ने जैसे ही पॉलिसीज़ चेंज करी, टेक्नोलॉजी लेके आए, वैसे ही क्या हो गया, बिजनेस में कंपटीशन बढ़ गया। क्योंकि पॉलिसी चेंजेस होती हैं तो जो बिज़नेस होते हैं हाई लेवल के या जो एबल होते हैं उस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होने के लिए, वो तो ईजिली हो जाते हैं, लेकिन दूसरे वाले पीछे रह जाते हैं, तो उनको भी उनकी कॉपी करना होता है और आगे बढ़ना होता है, क्योंकि मार्केट में वही स्टे कर सकता है जो अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेके आएगा। और गवर्नमेंट जैसे ही पॉलिसी चेंज करती है तो उनको भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज करनी होती है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जैसे ही पॉलिसी चेंज होती है तो वो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है कि कंज्यूमर के हिसाब से भी टेक्नोलॉजी या पॉलिसी को रखा जाता है, यानी कि रेट हाई हो लो हो ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और बेसिकली सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ये सोचती है कि कंज्यूमर को ईजिली मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिए जाएं, इसलिए यहाँ पर डिमांडिंग कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं। कंपटीशन इतना टफ हो जाता है कि कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ने लग जाती है, जिसके वजह से कंपटीशन और टफ हो जाता है। सपोज़ कोई नया स्टाइल चलता है तो उस स्टाइल को सभी लोग फेवरेबल में आते हैं, सोचते हैं इसको एक बार इस्तेमाल करके देखें ये कैसा है कैसा नहीं है। तो इस तरीके से जो कंपनीज़ है उनको क्या करना पड़ता है, अब कंज्यूमर के हिसाब से उनको टेक्नोलॉजी चेंज करनी होती है। अगर वो नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनकी कंपनी के अंदर कि वो मार्केट में कैसे स्टे करे, क्योंकि मार्केट में स्टे करने के लिए कंज्यूमर के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी को चेंजेस में लाना होता है और नए नए प्रोडक्ट लाने होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले टीवी चलता था, फिर एलईडी आया, अब स्मार्ट टीवी आ गया। तो यहाँ पर जो कंपनियाँ स्टे कर सकती हैं इसमें, जैसे सैमसंग, एलजी, तो ये क्या करती है, तो स्मार्ट टीवी बना लेंगे। बट जैसे ओनिडा कंपनी थी उसने क्या करा, वो मार्केट में स्टे नहीं हो पाई, इसलिए वो मार्केट से हट गई। तो इस तरीके से क्या होता है, कंज्यूमर की जब डिमांड बढ़ती है तो आपको तेज़ी से अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने होते हैं। फिर है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने के बाद वही पॉइंट आ गया वापस रिपीट होके कि हमें क्या करना पड़ता है कि हमें भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने होते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, बहुत तेज़ी से। इन्वायरमेंट का मतलब वो इन्वायरमेंट नहीं है हवा पानी, इन्वायरमेंट का सेंस है यहाँ पर मार्केट से लेना, कि मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, कौन सी डिमांड है, कैसा है, कंज्यूमर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। जैसे पहले फ़ोन्स में अब एडवांस फ़ोन आ गए हैं सारे, पहले नॉर्मल चलते, तो इस तरीके से डिमांड बढ़ती चली जाती है। एप्पल कुछ नया निकालता है तो सैमसंग भी उसको उससे बेहतर निकालने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रैपिडली चेंजिंग होनी चाहिए बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर आता है नेसेसिटी फॉर चेंजेस, ज़रूरी है खाने पीने की चीज़ों में भी चेंजेस लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना भी काम नहीं चलता है।
नेसेसिटी फॉर चेंज। खाने पीने की चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने होते हैं। जैसे आजकल देखा होगा नेसेसिटी चीज़ें हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे राइस, वीट, क्लॉथ, इस तरीके की चीज़ें, या हम बेसिक शेल्टर, अपने जो ज़रूरत के सामान होते हैं उनमें भी नई नई चीज़ें आ गई हैं। कभी कोई चीज़ें नई ब्रांड बन के आ रही है, नया पैक्ड होके आ रहा है, ठीक है। न्यू पैक काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, इसलिए वो नए नए पैक्ड लाते हैं टाइम टू टाइम, कुछ एडवांस में ऐड डाल देते हैं उसका। तो इस तरीके से उसमें भी चेंजेस करने होते हैं। फिर नीड फॉर, फिफ्थ पॉइंट है नीड फॉर डेवलपिंग, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है तो जो वर्कर होते हैं पुराने ज़माने के, या जो पहले से अपने हाथों से काम करते आ रहे हैं, तो उनको मशीनों की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि सारी कंप्यूटराइज्ड मशीनें होती हैं, तो उनको चलाना इतना आसान नहीं होता है। यानी कि जो हैंडमेड काम करते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है मशीनों को चलाना, तो उनको भी डेवलप किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज को, और बेहतर से बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि एक नया ह्यूमन रिसोर्स उनके सामने आता है कि हाँ, अब हमारे पास क्या है, एक एडवांस ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो इजी तरीके से कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मार्केट ओरिएंटेशन। ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। अब मार्केट में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टे रहने के लिए आपको अपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने होंगे, जो कि बहुत तेज़ी से होते हैं। आज के टाइम में चेंजेस बहुत तेज़ी से होते जा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है सारी, तो यहाँ मार्केट ओरिएंटेशन पॉइंट भी यहाँ पर स्टे करता है। फिर है लॉस ऑफ बजटरी, लॉस ऑफ बजटरी, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई भी लॉसेस होते हैं तो उसको बजट में लाने के लिए ये सपोर्ट करता है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन क्या करता है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट, इतना ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देता है, तो पब्लिक सेक्टर का जो बजट है वो हमेशा मेंटेन रहता है। उसे मेंटेन रखने के लिए ही प्राइवेट कंपनी को वो क्या करती है, ऑर्डर देती है और उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है, ताकि उसका भी बैलेंस बना रहे और मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड में भी कोई कमी ना आए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम होता है। जैसे न्यूज़पेपर में निकालते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है इतने साल का, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, फिर वो अपने हिसाब से काम करते हैं और गवर्नमेंट को उससे प्रॉफिट और टैक्सेस आता रहता है। इससे गवर्नमेंट का भी काम हो जाता है, एक बैलेंस बना रहता है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी प्रॉफिट होता रहता है, और पब्लिक की जो डिमांड है वो भी पूरी होती रहती है। तो इस तरीके से इंडिया में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मेंटेन हो जाता है कि यहाँ से जीडीपी भी क्लियर हो जाता है, उनका नेशनल इनकम भी क्लियर हो जाती है, जो हर जगह से प्रॉफिट मैक्सिमम आता है, और आपका टैक्सेस प्रॉपर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इकनॉमी भी हमारी मेंटेन रहती है। यहीं पे होता है आपका चैप्टर 3 क्लियर। इसके बाद बात करेंगे चैप्टर 4 के पार्ट 1 की नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।